नासिक के टीसीएस मामले में मुंबई प्रेस क्लब में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, नदीम खान, निरंजन टकले, शाकिर शेख, संध्या गोखले, डॉल्फी डिसूजा की मौजूदगी रही और यहां पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी और यहां पर मीडिया को लेकर भी नाराजगी जताई गई। कहा गया साफ तौर पर कि मीडिया को जिस तरीके से अपना काम करना चाहिए, अफसोस की बात है कि आज मीडिया उस राह से भटक चुका है। आप खुद सुन सकते हैं कॉन्फ्रेंस में मशहूर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे मीडिया में। इसकी शुरुआत वैसे तो ये जो कुछ हम देख रहे हैं कि पहले जो माहौल चला और उसके बाद हमारे पास जो वीडियोस आ रहे हैं वो सारे पिक्चर को कंडेम कर रहे हैं। तो आपको बताऊं कि पहले फरवरी में ये जो सारे षड्यंत्र का पहला जो हिस्सा था वो किसी एक हिंदुत्व संगठनवादी कहलाने वाले शख्स ने एक हल्की सी एफआईआर वहां के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी कि यहाँ पर टीसीएस नासिक में कोई लड़कियां मुस्लिम तरीके से रह रही है, मुस्लिम तरीके रोजा रख रही है। ये उसकी एक हल्की सी शुरुआत थी। उसके बाद कोई किसी को जबरदस्ती कैसे रोजा रखवा सकता है? मस्जिद तक भेजा जा सकता है, नमाज भी पढ़ी जा सकती है कि उठना है, बैठना है, झुकना है, समझ में आता है। लेकिन 24 घंटे आदमी पानी नहीं पिए, खाना नहीं खाए, रात में उठ के कुछ खाना खाए और फिर 24 घंटे के बाद वो फास्ट को अपने ब्रेक करे, ये जबरदस्ती होने वाला काम ही नहीं। खुद मुसलमानों के बीच में ये बात कही जाती है कि बहुत सारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको कोई वॉच कर सकता है, लेकिन रोजा एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको कोई वॉच नहीं कर सकता। तो इस प्रैक्टिस को प्रेशराइज करके किसी के साथ कैसे हो सकता है, ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन। और उस बात पे जिसको हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं उस पर पुलिस एफआईआर करती है। वो एफआईआर, जैसा कि निरंजन ने भी कहा कि वो एफआईआर कंप्लेनेंट की तरफ से नहीं है कि मुझे जबरदस्ती रोजा रखाया जा रहा है या मुझे जबरदस्ती नमाज पढ़ने को बोला जा रहा है या जबरदस्ती मेरे साथ कुछ हो रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि टीसीएस में बहुत सारे एम्प्लॉइज वो थे जो क्लेम किया जा रहा है उस रैकेट का पार्ट। इस कारण वो ईमेल नहीं भेजा गया, इस कारण जो इंटरनल पॉश इंक्वायरी होती है वो इंक्वायरी नहीं करी गई। उसके बावजूद ये होता है अक्सर कि हम किसी ऐसे प्रेशर में होते हैं तो हम इंटरनल इंक्वायरी को सुपरसीड करके पुलिस के पास चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कंप्लेनेंट जो है वो विक्टिम नहीं है, विक्टिम की फैमिली नहीं है, एक थर्ड पार्टी आकर एक कंप्लेन कराता है और उस कंप्लेन की बुनियाद पर पूरे देश में इस समय जहां जहां पे कारपोरेट सेक्टर में मुसलमान काम कर रहे हैं उनको सस्पिशियस पोजीशन उनकी क्रिएट की जाती है। इसकी कंप्लेन केवल नासिक तक नहीं है, यह केवल महाराष्ट्र तक नहीं है। जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा ने आसाम में यह कहा कि अगर कोई मियां मुसलमान रिक्शा चला रहा हो, वो 5 रुपए मांगे तो उसको 3 रुपए दो, इनको सताओ, इनको काम पे नहीं रखो, इसका ये एक्सटेंडेड पार्ट है। अब आप मुझे बताएंगे कि टीसीएस नासिक में जब ये केस हो जाएगा तो टीसीएस पूना में, टीसीएस मुंबई में मुसलमानों के सीवीज को, मुसलमानों के रिज्यूम्स को कौन एचआर मैनेजर एंटरटेन करेगा? तो ये एक तीर से कई निशाने हैं। एक तो क्या निशाना है जिसपे इंक्वायरी होनी चाहिए कि जिसपे बातचीत होनी चाहिए, जो सेल्फ प्रोक्लेम गवर्नमेंट है उन पे कोई बात नहीं कर रहा, पूरा शहर कह रहा है नासिक तक उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन उसको बैलेंस आउट करने के लिए, उसको पूरा डाइवर्ट करने के लिए जिस बेसिस पर, जिस क्लेम पर एफआईआर हो ही नहीं सकती उस पर आप इमीडिएट
एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद FIR करते हैं, लोगों को अरेस्ट करते हैं। और जिस तरीके से कॉर्पोरेट मीडिया ने इस पर रिपोर्टिंग करी है, वो मुझे लगता है कि 2016 में जब जेएनयू का प्रोसेस शुरू हुआ, जब कई सारे चैनल ने बताया था कि जेएनयू में रात में हेलीकॉप्टर आता था, फिर किसी ने लिखा था कि उमर खालिद जो है वो पाकिस्तान चले गए थे जबकि उनके पास पासपोर्ट नहीं था। उसी तरह का एक पूरा इमेजिनेशन का जो दौर बिल्ड हुआ 2014 के बाद से, उस पर मीडिया ने अभी तक किसी, अब आप ये बताइए कि हम किस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से उम्मीद करें जो एजेंसी ये बात कहती है कि हमने अपने लोगों को जांच के लिए वहां पे रखा हाउसकीपिंग स्टाफ के तहत, और उनकी जांच में उनको ये मालूम चल गया कि कन्वर्जन का गाइडेंस चल रहा है, इसमें मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड जो है इस चैनल को चला रहे हैं, इसमें इन लोगों को शिकार बनाया गया है। लेकिन टीसीएस में जो मेन कॉन्स्पिरेटर है उसकी पोजीशन क्या है, वो वहां पर जो लोग पहुंचे हुए थे, हाउसकीपिंग का काम कर रहे थे एजेंसीज के लोग, जाहिर सी बात है इसी एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब समस्या यह है कि उसी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है जो पुलिस एक बेसलेस थर्ड पार्टी के फर्जी डाउट के ऊपर कि वो रोजा रख रहे हैं उस पर FIR करता है, फिर सीरीज ऑफ FIR होती है, फिर वही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये कहती है कि हमने कुछ अपने एजेंट्स डाले हाउसकीपिंग स्टाफ को टैग बनाकर, जिनको एक्चुअल जो मेन कॉन्स्पिरेटर है जो लीड ले रहा है उसकी पोस्ट तक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है उसका क्लैरिटी नहीं है, और वो जो है मीडिया के सारे पूरी स्टोरीज बनाई जा रही है कि सालों अपॉइंटमेंट उसी हिसाब से हुए, प्रमोशन उसी के हिसाब से दिए गए। जैसे आपने कहा कि बेस्ट एम्प्लॉयर, तो वहां ये भी स्टोरी चलाई गई कि HR के जरिए बेस्ट एम्प्लॉयर्स के अवार्ड दिलाए गए उन अरेस्टेड लोगों के। तो अब समस्या इस बात की है कि इस पूरे प्रोसेस में जो भी पॉलिटिक्स इसके पीछे है, या वो जो नासिक का गवर्नमेंट का पूरा इशू है उसको बैलेंस करने का, या उसको मीडिया से वाइप आउट करने का, या उसके काउंटर में एक पोलराइज करके सोसाइटी को एक नया नासिक के लेवल पर इशू बिल्ड करना हो, वो तो हम मान सकते हैं कि तमाम मंशाएं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जिस तरीके से पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का रोल रहा है, उस पे ये लग रहा है कि ये एक पूरी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। इस पूरी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में पुलिस का रोल टीसीएस के एम्प्लॉइज से ज्यादा डाउटफुल है। और हम अगर ये बात आज यहां पर कहें कि इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? द सेम पुलिस जिन्होंने पूरा ये पेंडोरा बॉक्स क्रिएट किया है, जिसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं किया था कि उसको मास्टरमाइंड बनाया जाएगा, उसको क्या HR हेड बोला जाएगा। इसका मतलब ये पॉलिटिकल मोटिव से शुरू हुआ। उसके बाद ये जो शिकायत दर्ज हुई, मुझे ये भी मालूम है कि ये लड़की शिकायत देने के लिए तैयार नहीं थी। जो पहला FIR है देवलाली कैंप में जो हुआ, वहां पर प्रेशराइज किया गया, 150-200 लोगों को लाकर उसको वहां पर प्रेशराइज किया गया। अब भारत का अभी तक के भारत के संविधान के हिसाब से किसी को भी यह हक नहीं पहुंचता कि वो किसी की जाती जिंदगी में, प्राइवेट लाइफ में किस दिन उपवास रखता है, किस दिन उपवास नहीं रखता, इसके ऊपर वो निगरानी करे। ऐसा किसी को हक नहीं है। अब ये इंसान ने किस हक से निगरानी कर रहा था कि वो रोजे रख रही है या रमजान के दौरान वो उपवास रख रही है, लेकिन ऐसी शिकायत नहीं आती है। और उसके बाद उसको प्रेशराइज किया गया ये कंप्लेंट करने के लिए इसके खिलाफ। अब ये जो कंप्लेंट है, वो जो पूरी FIR है आपके पास नहीं होगी तो मैं दूंगा नहीं, सबको देने वाले रिपोर्ट उसमें FIR कहती, उसमें वो कहते हैं कि 2022 में, अब दानिश वहां पर सर्विस में लगा था 2016-17 में, अभी 10 साल उसको वहां पे हो गए। 2016 में जब वो वहां पर जॉब करने के लिए गया, तब एलिगेशन करने वाली लड़की 10वीं क्लास में थी, 10वीं क्लास में।
और ये वो कह रही है कि 2022 में हम मिले, 2022 में मिले, 2023 में वो ग्रेजुएट हुई, 2024 में वो एम्प्लॉय वहां पर बनी टीसीएस में। और एलिगेशन है 2022 में ये मुझे त्र्यंबकेश्वर के रोड पर एक रिजॉर्ट में लेके गया और वहां पर मेरे साथ रेप किया। अब त्र्यंबकेश्वर के रिजॉर्ट में मतलब देवलाली कैंप से कम 20-25 किलोमीटर, नासिक से वो है 28 किलोमीटर। इतने लंबे डिस्टेंस में वो लड़का उस लड़की को क्या हाथ पैर बांध कर लेके गया, मुंह में उसके कोई रुमाल या कपड़ा डाला हुआ था या बांध के लेके गया था। वो खुद लिख रही है कि मैं मोटरसाइकिल पर बैठ के गई उसके साथ। तो अगर कुछ हुआ होगा तो भी वो कंसेंशुअल था, अगर कुछ हुआ होगा, क्योंकि और वो सबसे पहली बात तो ये है कि वो लड़की कंप्लेंट में ये कहती है कि उसने मुझसे छुपाया कि उसकी शादी हुई है। वो लड़की दानिश की बीवी के साथ कम से कम 3-3.5 साल से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट में थी। ये जब उसकी बीवी ने, दानिश की बीवी ने ये जब पुलिस को बताया, तब एक लेडी पुलिस ऑफिसर ने फोन हाथ में लेके व्हाट्सएप चैट कॉन्वर्सेशन डिलीट कर दिया। अब इसलिए मैं इनको लो IQ कहता हूं, क्योंकि डिलीट भी कर दिया तो भी वो रिकवर हो सकता है, और वो रिकवर हो गया। तो इस कंप्लेंट का, शिकायत का पहला सेंटेंस जो है कि उसने मुझे छुपाया मुझसे कि वो शादीशुदा है, और शादी का प्रॉमिस करके उसने मेरे साथ संबंध रखे, ये सेंटेंस उस व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन में डिमोलिश हो जाता है, पूरी तरह से झूठ है। ये उसी से साबित हो जाता है कि वो लड़की खुद 3-3.5 साल से उसके साथ कांटेक्ट में थी, उसकी वाइफ के साथ कॉन्वर्सेशन कर रही थी, और उस पूरे कॉन्वर्सेशन में इस बात का कहीं जिक्र ही नहीं है कि आप तो शादीशुदा हो, मुझे पता ही नहीं था, इस किस्म का कुछ नहीं है उस कॉन्वर्सेशन में। तो ये पूरा फैब्रिकेट कौन कर रहा है? और ये 26 तारीख को उसको अरेस्ट हुई। पुलिस जो कह रही है कि ये 4 साल से ये कन्वर्जन का रैकेट वहां पर चल रहा था। अगर दानिश को 26 तारीख को अरेस्ट हो जाती है तो रैकेट के हिस्सेदार रहने वाले ये बाकी जो है वो तो तुरंत भाग जाते थे या कहीं छूट जाते थे। वो क्यों नहीं भाग गए? वो रुके रहे, वो अपने घर पे रहे, वो ऑफिस जाते रहे। उनको यही ऑफिस के करीब जिनके मैंने नाम लिए, शरद सरोदे, नितिन कपूर, ये उनको बुला लेते थे कि तुम आओ, सिग्नेचर लेनी है, तुम्हारी सिर्फ सिग्नेचर लेनी है, उसके बाद हम मिठाई खाएंगे। और वो जाते हैं उनको बुलाने के बाद, फिर उनको पुलिस स्टेशन में बिठाया जाता है। रात को 11:30 बजे बोला जाता है कि आपको अरेस्ट करते हैं। इसका सीधा मतलब है ये कोई हैंडल कर रहा है इसको, और जानबूझ के ये पूरा वर्जन बनाया जा रहा है। ये जो पूरी कहानी है, मतलब इसके बाद अब 26 तारीख को दानिश को अरेस्ट होने के बाद पहले तो बाकी सब भाग जाने चाहिए थे, वो कहीं नहीं भागे, वो वहीं थे। उसके बाद ये सारे FIR आते गए, 156 से लेके 171 तक FIR हुए। ये 15-16 FIR दूसरे दिन हो जाने चाहिए थे,